समस्त सुधीजनों को, विशेष रूप से कालिदास कविता के रसिक जनों को सादर वंदन। कालिदास पर चर्चा के उपक्रम में पिछले 3 वक्तव्यों में मैंने कालिदास में दोष और दोषाभास इस विषय को लेकर के कुछ मंतव्य प्रकट किए हैं और किस प्रकार से आचार्यों ने, टीकाकारों ने जो दोष कालिदास के बताए हैं वे वास्तव में दोष नहीं रह जाते, वे या तो गुण हो जाते हैं या दोषाभास उन्हें कहा जा सकता है, जैसा कि पंडित बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते कहते हैं। ये जो दोषाभास एक कोटि बनी, इस पर काव्यशास्त्र के किसी ग्रंथ में स्वतंत्र रूप से विचार किया हो, किया गया हो, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। ऐसा लगता है कि पंडित बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते ने इस संज्ञा का प्रयोग किया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संज्ञा है पूरी साहित्य परंपरा को समझने के लिए। और एक बात जो इस चर्चा के क्रम में मेरे मन में आई कि कालिदास तो कविकुल गुरु हैं, वे कवियों के मार्गदर्शक हैं और कवि से आशय केवल पद्य रचना करने वाला, कविता लिखने वाला, पोएट्री लिखने वाला, उससे मैं नहीं लेता है, भारतीय परंपरा सम्मत नहीं है। विद्वान विपश्चित दोषज्ञ संख्यावान पंडितः कवि के जो पर्याय हमारे यहाँ बताए गए और ऋग्वेद से लगा करके कवि शब्द का प्रयोग जिन अर्थों में हमारे यहाँ होता रहा है, वो कवि जो है वो पद्य रचना करने वाला मात्र नहीं है, वह केवल श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य दोनों लिखने वाला, काव्य के दोनों ही भेद हैं, चाहे नाटक हो, चाहे गद्य काव्य हो, चाहे महाकाव्य खंड काव्य हो, सभी को हमारे यहाँ काव्य कहा गया। उसी के दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य आदि भेद किए गए। तो केवल उन काव्यों को लिखने वाला ही कवि हो ऐसा भी नहीं, वह तो विद्वान भी होना चाहिए, पंडित भी होगा ही, मनीषी होगा, दोषज्ञ होगा ही, संख्यावान तो दार्शनिक भी होगा। कवि के लिए यह सब पर्याय माने गए। इसलिए कवि में, दार्शनिक में, कवि में, पंडित में, दार्शनिक में और कवि में हमारे यहाँ कोई ऐसा कंपार्टमेंटलाइजेशन या तात्विक विवेक नहीं है। प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति, इस न्याय से कहीं कहीं प्रसंगवश पद्य रचना करने वाले, कहीं केवल महाकाव्य लिखने वाले, कहीं केवल नाटककार, इनके लिए कवि शब्द का प्रयोग होता है। कहीं कहीं विद्वान पंडित के लिए भी कवि शब्द का प्रयोग हो ही सकता है, जैसा कि दार्शनिक के लिए भी हो ही सकता है, जैसा कि वेदों में मिलता है। तो इसलिए जब कालिदास को कविकुल गुरु कहा गया तो केवल पद्य रचना करने वाले या पोएट्री लिखने वालों के ही वे मार्गदर्शक हैं, ऐसा आशय मैं नहीं उसका लेता। वे दार्शनिकों के, पंडितों के भी कुल गुरु हैं, यह आशय लिया जाना चाहिए। यह कालिदास पर गहन अध्ययन करते करते यह बात सत्यापित होने लगती है कि कैसे आचार्य परंपरा ने, कैसे दार्शनिकों ने, कैसे शास्त्र परंपराओं ने कालिदास को प्रमाण मान करके कुछ अपनी कोटियां परिकल्पित की हैं, चाहे वह ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे वह शब्द शास्त्र हो, कोश शास्त्र हो, चाहे काव्य शास्त्र हो। तो इसलिए कालिदास ने यदि दोषाभास कर दिया तो फिर आचार्यों को विचार करना चाहिए था कि दोषाभास को हम कहाँ व्यवस्थापित करेंगे। तो आचार्य परंपरा कदाचित चूक गई है कि दोषाभास पर उन्होंने पृथक विचार नहीं किया। मम्मट ने तो बहुत सुंदर विवेचन किया है कि एक ऐसी स्थिति आती है जब दोष न होकर के गुण हो जाते हैं, उन्हीं को दोषाभास कह सकते हैं। पर वो दोषाभास क्यों और कैसे हो जाते हैं और क्या उनमें एक विशेष सौंदर्य आता है जिसके कारण वो दोष न रह करके दोषाभास बन जाते हैं। तो दोषाभास का फिर सौंदर्य शास्त्र विचार करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कालिदास ये दोषाभास जानबूझ करके करते हैं। वो खूब जो खेल करते हैं शास्त्र परंपराओं में रमते हुए, बहुत सारी शास्त्र परंपराएं उनको आत्मसात हैं, तो उनसे, आचार्यों से भी वे संवाद करते हैं। कई बार आचार्यों से, अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से, चाहे वे भरत मुनि हो, संवाद करते हुए, वात्स्यायन हो कामसूत्रकार, उनसे संवाद करते हुए कालिदास कई बार थोड़ा सा
नर्म या मजाक करते हैं कि आपने ऐसा ऐसा बताया, मैं आपको इसको उल्टा करके बताता हूँ। भरत मुनि के साथ तो उन्होंने ऐसा किया है। महान रंगकर्मी, जो महान नाट्य निर्देशक कवलम पणिक्कर जैसे, वो भी इस तरह का संवाद करते हैं कि नाट्यशास्त्र में ऐसा है, उसको हम मानते हैं, लेकिन हम उसके आगे ऐसा करेंगे। ये जो बड़ी प्रतिभा है, यह आचार्य परंपरा से संवाद करते हुए आचार्य परंपरा से विचलित होकर, मतलब विचलन करके, ट्रांसग्रेशन करके नया पथ अपना बना लेती है। कालिदास ऐसा करते हैं। एक उदाहरण तो मैं देता ही रहा हूँ, एक सरल उदाहरण है कि अभिनय की कोटियाँ जो भरत मुनि ने बताई हैं, उनमें कालिदास कहीं कहीं नई कोटियाँ दिखाते लगते हैं कि आपने इतनी बताई हैं तो हम ये और, या उसमें ऐसा और जोड़ा जा सकता है। ये कालिदास का स्वभाव है कि कोई प्रचलित उपमा है तो उसमें हम कुछ और नया जोड़ के बताएंगे। सुंदरी के लिए लता से उपमा यदि दी जाती है तो कालिदास कहते हैं कि संचारिणी पल्लविनी लतेव, ऐसी लता है जो कि चलती फिरती लता है, जिसमें कि कोपलें आ गई हैं और फूल खिल रहे हैं, ऐसी चलती फिरती लता। उन्होंने ये जो पूरी उपमा प्रचलित है उसमें कुछ अपना जोड़ा, जो सिद्धांत है उनमें भी कुछ अपना जोड़ देते हैं कालिदास। तो भ्रमरहस्त भरत मुनि ने बताया, भ्रमरहस्त उन्होंने बता दिया ऐसा, ये तर्जनी सिकोड़ करके और ये उंगलियां इस तरह से रखने पर होगा, ऐसा कुछ जो उन्होंने बताया। अब कालिदास ने तो भ्रमर बाधा का बहुत सुंदर चित्र खींचा है शकुंतला की, भौरा उसके ऊपर मंडराता है। भ्रमर बाधाम निरूप्य, यह रंग संकेत है। अब जो कालिदास के अभिनेता हैं, जो उनके नाट्य निर्देशक हैं, विक्रमादित्य के काल से जो उनका नाटक खेल रहे हैं, वो जानते हैं कि भ्रमर बाधाम निरूप्य से कालिदास क्या क्या अभिनय कराना चाह रहे हैं। तो जो संवाद है रंगकर्मी, अभिनेता और प्रयोक्ता और महाकवि के बीच का, वो तो उस समय तक बना हुआ है। तो बाद में मध्यकाल के बाद अंग्रेजों के समय यह संवाद टूट गया। तो वे जानते हैं कि भ्रमर बाधाम निरूप्य से क्या क्या एक्शंस जो शकुंतला का अभिनय करने वाली पात्र है या अभिनेत्री नटी है वो क्या क्या करेगी। फिर भी समझने में ना आए तो दुष्यंत के शब्दों में भ्रमर बाधा में क्या क्या शकुंतला कर रही है उन्होंने वर्णन भी कर दिया। चलापांगाम दृष्टिम स्पृशसि बहुशो वे पथुमतीम रहस्याख्यायीव सुरसि मृदुकर्णान्तिकचरः करौ व्याधुन्वत्याः पिबसि सर्वस्वमधुरम। यह सब जो वर्णन है इसमें करौ व्याधुन्वत्याः, तो भ्रमर बाधा का निरूपण करते हुए दोनों हाथ वह ध्वजाती है उसको भौरे को भगाने के लिए। तो भ्रमर हस्त तो बनाएगी, जो नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने बताया हो तो भ्रमर हस्त तो उसको बनाना चाहिए। लेकिन भरत मुनि ने यह नहीं बताया कि भ्रमरहस्त बताते, भ्रमरहस्त का अभिनय करते, भ्रमर बाधा का अभिनय करते समय भ्रमरहस्त यदि कोई नट या नटी बनाता है, उस समय यदि भौरा ऊपर मंडरा रहा तो उसका मंडराना दिखाने के लिए फिर वो थोड़ा ऊपर हाथ धुजाए या उसको भगाने के लिए हाथ धुजाए। तो यह जो धुन्वन की क्रिया है यह कालिदास ने उसमें जोड़ी। अब शास्त्रकारों ने इसको फिर पकड़ा बाद में। तो नृत्याध्याय के लेखक प्रणेता अशोक मल्ल ने भ्रमरहस्त के निरूपण में कहा कि इसमें व्याधुन्वन दिखाया जाना चाहिए। भौरा यदि ऊपर उड़ रहा है तो उसको हटाने के लिए उस भ्रमरहस्त को थोड़ा धुजाना चाहिए कि वैसे, और वैसे भी भौरा यदि इस तरह से मंडरा रहा है तो उसका मंडराना दिखाने के लिए थोड़ा हाथ तो ऐसे करना ही चाहिए। तो भरत मुनि ने नहीं कहा, आचार्यों की दृष्टि में भी नहीं गया। कालिदास के बाद फिर अन्य आचार्य ने, ये कालिदास से प्रेरित संशोधन परंपरा में है, परंपरा ने, शास्त्र परंपरा ने कालिदास से प्रेरित होकर के कई संशोधन किए। महाकाव्य का लक्षण संशोधित किया। एक वंश भवा भूपा कुलजा बहुओपि वा, महाकाव्य में एक ही नायक हो, धीरोदात्त नायक हो ऐसा आवश्यक नहीं है। एक पूरा वंश नायक हो सकता है, उस वंश की पूरी परंपरा नायक हो सकती है। उस वंश परंपरा में जितने राजा हुए वो सारे नायक हो जाएंगे, उसमें कौन एक नायक है कहना कठिन होगा। यह तो कालिदास ने एक मानदंड महाकाव्य का रघुवंश में बना दिया, तब तो विश्वनाथ को संशोधन करना पड़ा। इसलिए कविकुल गुरु वो केवल कवियों के, पोएट्स के गुरु नहीं हैं, वो आचार्यों के भी गुरु हो जाते हैं। इस दृष्टि से कालिदास कुछ कहना चाह रहे हैं आचार्य परंपरा से, वो बार बार दोषाभास करते हैं, शायद जानबूझकर करते हैं कि आप जिनको दोष मान रहे हैं उनको मैं इस तरह से करके बताता हूँ कि वो दोष नहीं रहेंगे और कुछ के कुछ हो जाएंगे। जो अन्यथाकरण है,
ये कालिदास की एक विशेष शैली है, ये विशेष टेक्निक है। इसको पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पकड़ा कि कालिदास तो अन्यथा करण के द्वारा बड़ा सौंदर्य शास्त्र बनाते हैं। तो इसको आजकल के जो पोस्ट मॉडर्न डिस्कोर्स में, उत्तर आधुनिक विमर्श में, और यह जो शैली विज्ञान है उसमें ये जो विपथन, विचलन इत्यादि शैली के प्रकार बताए गए कि वो ट्रांसग्रेस करता है। तो कालिदास ने विपथन विचलन नहीं बताया, उन्होंने अन्यथाकरण कहा कि वो कुछ का कुछ कर देता है, विचलन की बात नहीं रूपांतरित हो जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको पकड़ा, उस पर बात थोड़ी सी यहाँ भी संभव हुआ तो करेंगे, लेकिन उस पर मैंने विस्तार से चर्चा हजारी प्रसाद द्विवेदी जो सौंदर्य शास्त्र बनाते हैं कालिदास को लेकर, उस पर अन्य 3 व्याख्यानों में मैंने की है, उनको आप देख सुन सकते हैं इसी चैनल पर। तो ये कालिदास किस प्रकार से आचार्य परंपरा को स्फूर्त कर रहे हैं, नए कोटियां परिकल्पित करने के लिए संदेश दे रहे हैं। सौंदर्य शास्त्र एक शास्त्र है, हमारे यहाँ भी था सौंदर्य शास्त्र नाम से, नाम भले ही शास्त्र का ना हो, पर सौंदर्य पर विचार तो बहुत होता रहा। प्रतिभा विमर्श में सौंदर्य शास्त्र का बड़ा विशद विमर्श हुआ, रचना प्रक्रिया का, नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा, प्रतिभा, प्रतिभा का लक्षण ही यह किया गया। सौंदर्य किस प्रकार से, सौंदर्य के आयाम कला में, कविता में, साहित्य में खुलते हैं, इस पर आचार्यों ने बहुत विस्तार से विचार किया है। लेकिन कालिदास सौंदर्य शास्त्र की कई कोटियां बनाते हैं जो आचार्य परंपरा ने नहीं बताई थी। उसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कालिदास की लालित्य योजना में पकड़ा है कि अन्यथा करण विगम यथा लिखितानुभावी इत्यादि कई कोटियां कालिदास सुझा रहे हैं सौंदर्य रचना प्रक्रिया की, सौंदर्यानुभूति की। उस पर विचार भी कैसे होगा इसका दिग निर्देश वो कर रहे हैं, उसको उन्होंने उस पुस्तक में विस्तार से बताया। हजारी प्रसाद द्विवेदी संपूर्ण भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण और संपूर्ण सौंदर्य शास्त्र का नवनिर्माण भारतीय परंपरा में कालिदास को केंद्र में बनाकर कैसे किया जा सकता है, इसका उपक्रम, एक बड़ा उपक्रम वे कर रहे थे। उनकी बात को कुछ पंडित विद्यानिवास मिश्र ने भी आगे बढ़ाया, कुछ और आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर विमर्श होना चाहिए। मेरा कहना यह है कि जो दोषाभास एक कोटि आ गई, तो जहाँ दोषाभास आ गए हैं वहाँ तो विशिष्ट सौंदर्य आ गया है, उसके कारण दोषाभास हुए हैं। तो दोषाभास एक सौंदर्य शास्त्र का मानक मान लेना चाहिए। तो उसको फिर कहाँ रखेंगे? मेरी राय में उसको एक अलंकार मानना चाहिए। तो दोषाभासो नाम अलंकार है, ऐसा काव्यशास्त्र में एक अलंकार माना जाना चाहिए और उसको पूरी तरह से विचार गंभीरतापूर्वक किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सामान्य अलंकार नहीं हुआ और किसी छोटे मोटे कवि से सधने वाला भी अलंकार नहीं है। जो उसकी प्रतिभा इतनी ऊंचाइयों पर जाती है, वह दोष को गुण में रूपांतरित कर देता है, वह इसको साध के दिखाएगा। तो अलंकार भी बड़ी कोटि है। अलंकार को हम ये मानते हैं कि संपूर्ण सौंदर्य जो है रचना का, कला का, पूरे प्रबंध का, वह अलंकार है। वेदों में अलंकार का यही स्वरूप है। इंद्र काते अस्ति अलंकृति सूक्त ही, हमारे सूक्त तुम्हारे लिए अलंकार बन जाते हैं, ऐसा इंद्र से ऋषि कहते हैं। सौंदर्यम अलंकार है। वामन कहते हैं कि संपूर्ण सौंदर्य जो है, जो कि समन्वित है पूरी रचना में, वह सौंदर्य अलंकार है। तो ध्वनिवादियों की यह रणनीति थी कि अलंकार को बहुत छोटा करके दिखाओ, जिस तरह से कि राजनीति में विपक्ष को बहुत छोटा करके बताया जाता है कि वो क्या है, उस तरह से विपक्ष में आ गया ये जो अलंकार प्रस्थान है। उन्होंने कहा ये तो कटक कुंडलादिवत है। वो जानते हैं कि कटक कुंडलादिवत नहीं हो सकता है अलंकार। किसी भी उपमा को, रूपक को, जैसे कुंडल और हार उतार दिए जा सकते हैं, उस तरह से किसी पद्य से अलग उतार करके नहीं निकाला जा सकता, नहीं तो पूरा पद्य खत्म हो जाएगा। तब अलंकार तो इतनी बड़ी कैटेगरी है कि उदात्त, जो सबलाइम जिसको लॉन्जाइनस कहते हैं, वह भी एक अलंकार है। भाविक जिसको कहते हैं कि पूरे प्रबंध में जो संरचना है उसका गुण वह है, पूरे प्रबंध की संरचना भाविक में आती है। अलंकारों में कई अलंकार ऐसे भी बताए गए। तो दोषाभास कुछ उस तरह का अलंकार होगा। जो दंडी कहते हैं कि कुछ छोटे छोटे अलंकार होते हैं जो कि किसी एक पद्य में शब्दालंकार अर्थालंकार के रूप में विश्रांत होते हैं, और कुछ अलंकार ऐसे होते हैं जो कि
पूरे प्रबंध में परिव्याप्त होते हैं। प्रबंध व्यापी अलंकार हो सकते हैं, रूपक भी, मेटाफर जिसको कहते हैं, प्रबंध व्यापी हो सकता है। पूरे प्रबंध में पद्मावत जो जायसी का है उसमें रूपक है, पूरे प्रबंध में पिरोया हुआ है। जो एलोगोरिकल प्लेस हैं, जो प्रतीकात्मक नाटक हैं, जो प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण मिश्र का 10वीं शताब्दी से उसकी परंपरा संस्कृत में आरंभ होती है, उसमें तो पूरा का पूरा नाटक ही एक रूपक है। रूपक अलंकार उसमें भिदा हुआ है आद्यंत। कालिदास स्वयं ऐसे कई अलंकार बनाते हैं जो कि पूरे के पूरे शाकुंतल में वही अलंकार पिरोया हुआ हम मान सकते हैं। इस पर मैंने अन्यत्र बात की है। इसलिए दोषाभास एक अलंकार है जो कि प्रकरण व्यापी हो सकता है, व्यापक अलंकार हो सकता है। यदि पद्य में भी कहीं हुआ है, कुछ पद्यों में एक साथ हुआ है, तब भी वह एक सौंदर्य, विशिष्ट सौंदर्य का निर्माण करता है। इसलिए दोषाभास एक अलंकार माना जा सकता है। उसके लक्षण पर भी विचार करेंगे। दोषाभास को कालिदास ने कैसे एक सौंदर्य सृष्टि करते हुए विशिष्ट स्वरूप दे दिया, और क्यों उसको एक अलंकार जो कि संपूर्ण सौंदर्य में समन्वित होकर के अलंकार बनता है, ऐसा अलंकार उसको हम माने। ये कालिदास से एक प्रसंग लेकर के भी हम समझ सकते हैं। शंकर हैं, 7वें सर्ग में उनका विवाह होने वाला है, सब तैयारियां हो चुकी। पार्वती को नववधू के रूप में खूब सुंदर सजाया जा चुका है। अब शंकर से कहा गया कि आप भी कुछ सज लीजिए। तावत बरस्यापि कुबेर शैले तत्पूर्व पाणि ग्रहणानुरूपम प्रसाधनम मातृविराद्रताभिर्न्यस्तम पुरस्तात् पुरुषासनस्य। कुबेर शैल में, कैलाश पर, जहाँ अलका है कुबेर रहते हैं, उसमें वर या दूल्हा जो शंकर है, उसके पाणि ग्रहण के अनुरूप प्रसाधन मातृकाओं ने, अर्थात देवताओं ने, देवियों ने, वल्लभ देव ने माता का अर्थ यहाँ देवियाँ किया है, मातृका भी देवता भी। तो जो देवियाँ थीं, शची, इंद्राणी आदि, शची अथवा इंद्राणी आदि, वो सब लेकर के सामग्री आ गई कि अब भगवान अब थोड़ा सज लीजिए आप भी। तो कालिदास क्या कहते हैं? तद्गौरवान मंगलमंडन श्री सापस्पृशे केवलमीश्वरेण स्वयं वेश परिणेतुरिष्टम भावांतरम तस्य विभोः प्रपेदे। सारी सामग्री जब सामने ला के रखी गई तो उन्होंने उसको स्पर्श किया हाथ से कि ठीक है, आदर दिया कि आप लोग अच्छा ले आए, ठीक है ठीक है, लेकिन संकेत कर दिया उनके गौरव को स्वीकार करते हुए मंगल मंडनश्री जितनी थी, साप स्पर्शे, उसका स्पर्श किया, केवल लगवाना नहीं हमको, ये तो कह दिया हम तो ऐसे ही अच्छे हैं। सयो वेशा परिणेतुरिष्टम, वही वेश जिसमें कि वो थे वही उनको इष्ट था। हम ऐसे ही रहेंगे जैसे हम हैं, ऐसे ही हमारे नाक गले में लटकेंगे, ऐसे ही चंद्रमा ऊपर रहेगा हमारे भाल पर, और ऐसे ही गजाजिन हम पहने रहेंगे। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने ऐसा हाथ किया, वैसे ही भावांतरम तस्य विभो प्रपेदे, वही वेश भावांतर को प्राप्त हुआ। अभी भावांतर जो संज्ञा का प्रयोग कालिदास ने किया है, मुझे लगता है कि एक सौंदर्य शास्त्रीय विमर्श को सूचित कर रहे हैं कि वही सारी सामग्री भावांतर को प्राप्त होकर के परम सुंदर बन जाती है। जो किसी की दृष्टि में क्या है, ये नाग लटके हुए हैं, कैसे खराब लग रहे हैं, ये हाथी की खाल पहने हुए हैं, कैसा लग रहा है, जिसकी की घोर निंदा शंकर ने स्वयं ब्रह्मचारी वटुक का वेश धारण करके गजाजिन धारी दुकूल लंबी इत्यादि कहा। तो ये वही वेश है। कालिदास कहते हैं कि भावांतर को प्राप्त हुआ। वल्लभ देव कहते हैं कि अन्यद रूपम प्रपेदे, उसका अन्यथाकरण हो गया, कुछ का कुछ वह हो गया, कुछ का कुछ कैसे हो जाता है। यह सौंदर्य शास्त्रीय विमर्श यहाँ से फिर करते हैं। वो जो दोष था वह परम रमणीय हो जाता है। शंकर के रूप में जो बीभत्स सा कुछ दोष सा दिख रहा था, उसको कहते हैं बभूव भस्मैव सितांगराग, जो भस्म थी वही सित अंगराग या सित चंदन का लेप बन गई। कपालमेवा मलशेखर श्री
कपाल ही अवतंस लक्ष्मी, अमल शेखर श्री, या शिरोभूषण की जो सौंदर्यमयी लक्ष्मी है वह बन गई। उपांत भागेषु च रोचनांको, उपांत भाग शब्द का प्रयोग किया है। उपांत भागों में, अर्थात उपांत का अर्थ वल्लभ देव ने किया पल्लव प्रदेश, अर्थात पल्लू जिसको कहते हैं। वो गजाजिन जो है वह दुकूल है, गजाजिन दुकूल बन गया। अब गजाजिन के उपांत भाग मतलब पल्लू में कुछ अलग से रंग की छटा होनी चाहिए, तो रोचना का कुछ छींटा उस पर पड़ गया, उसी में वह बन गया एक रंग के छींटे वाला पल्लू वहाँ पर बन गया गजाजिन पर। उपांत भागों पर रोचना से चिन्हित गजाजिन, ये दुकूल भाव को प्राप्त हो गया। ये भावांतर और भाव शब्दों का प्रयोग कालिदास कहते हैं कि भाव सृष्टि से सौंदर्य नया का नया हो जाता है, कुछ का कुछ हो जाता है। शंखांतर द्योति विलोचनम यत् अंतर्निविष्टा मलपिंगता पिंगतारम, सानिध्य पक्षे हरिताल मैयास्तदेव जातम तिलक क्रियाया। शंखांतर द्योति जो विलोचन था, दोनों शंख तक जिसकी द्युति छिटक रही थी, ऐसा जो उनका नयन है, तृतीय नयन, शंख कहते हैं ललाटांत। कोश ग्रंथों में जो ललाट के सिरे हैं, दोनों तरफ के कोने हैं, उनको शंख कहा गया है। तो दोनों ललाटांतों पर, दोनों शंखों पर जिसकी आभा छिटक रही है, ऐसा जो तृतीय नयन है। अंतर्निविष्टा मल पिंग तारम, जिसके भीतर पिंगल वर्ण के तारा या कनीनिका चमक रही है, वह हरितालमयी तिलक क्रिया बन गया। जैसे हरिताल से सुंदर तिलक लगाया गया हो, ऐसा वह बन गया। यथा प्रदेशम भुजगेश्वराणाम करिष्यतामाभरणांतरत्वम, शरीर मात्रम विकृतिम प्रपेदे तथैव तस्थु फणरत्न शोभा। ये कैसे होता है कि वही चीज रमणीय हो जाती है जो एक क्षण पहले लग रही थी कि कैसी खराब लग रही है, उसकी प्रक्रिया बताते हैं। जो भुजगेश्वर थे, जो नाग थे, वो थोड़ा सा इस तरह से सरके, यथा प्रदेशम भुजगेश्वराणाम आभरणांतरत्वम करिष्यताम, वो आभरणांतरत्व करते हुए कुछ ऐसा थोड़े से सरके कि तथैव तस्थु फणरत्न शोभा, जो उनके फणों से जो किरणें निकल रही वो तो वैसी ही रहीं, किरणें निकलती रहीं, वो द्योतित करती रहीं शंकर की आभा को, लेकिन शरीर मात्रम विकृतिम प्रपेदे, शरीर मात्र में थोड़ा सा रूपांतर हो गया, थोड़ा सा जो सरके और उसकी जो किरणें उनकी फणों से निकलती हैं, उनकी कुछ शेड अलग तरह से जैसे ही हुई, तो जो विन्यास हुआ थोड़ा सा उनके सरकने से, इससे कुछ का कुछ हुआ। उसके लिए विकृति शब्द का प्रयोग किया है कालिदास ने। विकृति है बिगाड़ने के अर्थ में नहीं है, कालिदास में विकृति शब्द ये नहीं आता, परंपरा में भी नहीं आता। विकार शब्द भी बिगड़ने के अर्थ में नहीं आता है, जगत ही विकार है। वेदांत में विकार या परिणाम जो भी उसको कहें, तो ये सतत्व तो अन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः, विकार इत्युदीरि, अतत्व तो अन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः, सतत्व तो अन्यथा प्रथा परिणाम इत्युदीरितः। यह तो बाद के वेदांत में बताया गया। पूर्ववर्ती जो वेदांत है, भर्तृहरि तक जो आ रहा है, जो कालिदास में आया है, उसमें विकार और परिणाम में अंतर नहीं है। जो रूपांतर होता है, कुछ का कुछ जो वस्तु हो जाती है, उसको विकार या परिणाम कहते हैं। और विकृति और विकार तो एक ही धातु, एक ही उपसर्ग है, वही शब्द है। तो कुछ का कुछ हुआ है, इसके लिए विकृति। मरणम प्रकृति शरीरिणाम विकृतिर्जीवित मुच्यते बुधई, मरण तो प्रकृति है और जीवन विकृति है। तो विकृति बिगड़ना के अर्थ में वहां नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उत्तरार्ध में क्या कहा है, क्षणमप्युत्सहते श्वसन यदि जंतुर्ननु लाभवान असौ। एक क्षण के लिए भी सांस लेने का मौका मनुष्य को मिल जाता है तो कितना बड़ा लाभ होता है, जीवन कितना बड़ा वरदान है, यह कालिदास कह रहे हैं। मरण प्रकृति है, उस प्रकृति का अत्यंत रमणीय रूप, उल्लास, रूपांतर जीवन है, उसको विकृति कहा है। तो विशिष्ट कृति ही, विशिष्टाकृति ही विकृति ही, कुछ जिसमें हो जाता है। सौंदर्य शास्त्र के मानक बनाते हुए यहाँ पर विकृति शब्द का प्रयोग। हिंदी में दिक्कत आ जाती है कि हम विकृति कहते हैं तो लोग कहते हैं कि बिगड़ने के अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। यह परंपरा से विसंवाद हमने कहीं कह दिया, हम कह रहे हैं कि विशिष्ट संवाद करते हैं वो फलां कवि,
तो लोग कह रहे हैं विसंवाद आप कह रहे हैं बिगाड़ने के अर्थ में, तो हमको जो परंपरा का बोध है उससे भी उपसर्ग विशिष्ट के अर्थ में आता है, उसके अनुसार हम प्रयोग कर देते हैं, कालिदास जैसा करते हैं। तो विकृति को प्राप्त हुआ शरीर, मतलब बिगड़ गया ऐसा नहीं, विशिष्ट ही कृति पूरे शरीर में कुछ ऐसी हुई। यह उल्लास है सौंदर्य का, यह एक सौंदर्य शास्त्रीय विमर्श है जिसकी की भूमिका कालिदास रच रहे हैं। दिवा अपिनिष्ठ्यूत मरीचि भाषा बाल्याद अनाविष्कृत लांछनेन चंद्रेण नित्यम प्रतिभिन्न मौले मौले चूड़ामणे किम ग्रहणम हरस्य। यह तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि चंद्रमा फिर और सुंदर लगने लगा, फड़ों से जो आभाएं निकल रही हैं मणियों से नागों के, उनके अलावा ऊपर चंद्रमा है, उनकी कांतियां नीचे नीचे बिछ रही हैं, चंद्रमा की कांति ऊपर से आ रही है। तो दिन में भी मरीचियां किरणें जिससे फूट रही हैं, और बचपन से ही चूंकि वह है बाल्यावस्था में, वह है दूज का चांद वह है, इसलिए उसमें कोई लांछन नहीं है, लांछन रहित चंद्रमा वह है, वह नित्य उनके मस्तक पर विराजमान है। फिर चूड़ामणि की उनको क्या आवश्यकता है, वह तो चूड़ामणि बन ही गया है। यह सब श्रृंगार उनका हो गया, उनका बस ठीक है, अब यह हो गया, अब आप लोग ये तो ले जाइए, हमने छू लिया, हो गया, कुछ छींटे आपने रोचना के दे दिए, उसी में मान लिया, ले जाइए इसको। और कालिदास फिर कहते हैं कि ठीक है, यदि यह श्रृंगार है तो फिर देखते हैं कैसा है। तो उनके इशारे पर गण उनके दर्पण लेकर के आए। अब वो जो गण है वो तो शंकर के गण हैं, तो कोई ऐसा आईना लेकर के थोड़ी आएंगे, वो तो तलवार उठा लाए कि ठीक है इसमें देखिए। तलवार जो स्टील की लोहे की बनी रहती है चमकती हुई, उसमें मुँह बहुत साफ साफ देख सकते हैं। शंकर के लिए, उनके सौंदर्य विधान को देखने के लिए यही अनुरूप था, यही सौंदर्य शास्त्र वहाँ बनता है कि साधारण दर्पण में, कांच के दर्पण में वो क्यों देखेंगे। यह सौंदर्य जो है तो तलवार, जो लौह की चमकते लोहे की तलवार है, उसमें पहले दर्पण बनाए भी जाते थे। जब ग्लास नहीं आया था उस समय स्टील के दर्पण प्रचलित थे, ऐसा संकेत प्राचीन ग्रंथों से मिलता भी है। वह यहाँ पर विचार का विषय हमारे नहीं है, पर शंकर ने तो उस तलवार जो खड्गे निशक्त प्रतिमम ददर्श, अद्भुत प्रभाव से, अद्भुत नेपथ्य जिनका हो गया था। यहाँ ये भी सौंदर्य शास्त्र है कि सौंदर्य जो है चमत्कृत कर देता है, विस्मित कर देता है, अवाक होकर के हम देखते रह जाते हैं, अरे शंकर का यह सौंदर्य हमने अभी तक नहीं देखा था। इसलिए अद्भुत शब्द का प्रयोग इसको बताने के लिए करते हैं कि जो सच्चा सौंदर्य बोध है उससे हम पहले एकदम से चकित हो जाते हैं, और नहीं तो हमारा हम में सौंदर्य बोध नहीं है। झरना झर रहा है, हम बार बार झरना देखते हैं, हमें कोई विस्मित ही नहीं होता, विस्मय हमको नहीं होता। लेकिन झरने का सच्चा सौंदर्य यदि नज़र में आ गया, उसी झरने को हमने उस दृष्टि से देखा कि इस रूप में तो हमने देखा ही नहीं था, तब वो एक क्षण के लिए तो चकित कर देता है कि हमने इस झरने को पहले ऐसा नहीं देखा। तो कुछ का कुछ उसमें दूध की बूंदें, सफ़ेद मोती उछलते हुए एकदम से दिखते हैं, जो कवि वर्णन करते हैं उस रूप में। तो ये जो चीज़ें रोज़मर्रा में देखी हुई चीज़ें वास्तव में कितनी सुंदर होती हैं, वही भावांतर कहा है। हमारी दृष्टि होना चाहिए। तो ये जब दृष्टि बदल गई सब देखने वालों की, भी उन्होंने कुछ ऐसा भावांतर कर दिया, थोड़ा सा इधर उधर करके नागों को, कि लोगों को नज़र में आया कि नहीं ये तो सब सुंदर था ही। तब ये अद्भुत एक प्रभाव वाले, अपने प्रभाव से अद्भुत रच देने वाले शंकर ने, क्योंकि प्रसिद्ध नेपथ्य विधेय विधाता, यह शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उस नेपथ्य विधान के जो विधाता हैं, जितने भी नेपथ्य विधान या सौंदर्य प्रसाधन है, उनके सृष्टा तो स्वयं वे ही हैं। तो उनको क्या सौंदर्य प्रसाधनों के लिए अभाव हो सकता है। वो तो किसी भी चीज़ को कुछ का कुछ करके वहीं सौंदर्य रच ही सकते हैं। ये जो कवि कर सकता है, कालिदास कर सकता है। तब गण वहीं पर पास में जो खड़े हुए थे, उन्होंने तलवार उठाई, उनका कहा ठीक है महाराज अपना मुँह देखिए। उन्होंने अपना मुँह देखा, कहा कि ठीक है। उसके बाद चल दी शंकर की सवारी, अद्भुत सवारी, अद्भुत सौंदर्य उसमें, इसमें कि काली कपालाभरणा कैसे कनक प्रभा से चमचमाती देवियों के पीछे चली हैं। वो तो स्वर्णाभरणों में चमचमाती देवियां चली आगे, माताओं को पहले आगे किया है, उनके साथ पीछे काली चली है, वो कृष्ण वर्ण की है, लेकिन वो भी चकासे,
वो भी खूब चमक दमक रही थी। सब कुछ अद्भुत सौंदर्य वहाँ बन गया। पूरा सौंदर्य का चित्र खींचा, उसको विस्तार में मैं नहीं जाऊँगा। कुमार संभव में कई श्लोकों में उस पर अन्यत्र भी सौंदर्य कैसे छटाएं। वो काली के लिए कहा कि बलाकिनी नील पयोधराजी दूरम पुरक्षिप्त शतर देव, जैसे बिजलियां कौंध रही हों, कई कई ऐसे बादल के कोनों कोनों पर बिजलियां कौंधी हों सैकड़ों, ऐसा वो काली लग रही थी। ये जो सौंदर्य की छटाएं या तो बाणभट्ट ने ऐसी बिखराई हैं या उनके पहले कालिदास ने बिखराई हैं, उसी सामग्री से कितनी सौंदर्य की छटाएं बिखरती हैं, देखने वाले की दृष्टि से होता है। ये जो भावांतर की प्रक्रिया है वो कालिदास ने यहाँ जो निरूपित की है, उसको सौंदर्य शास्त्र के विचार विमर्श में पल्लवित किया जाना चाहिए। और यह जो दोषाभास एक सौंदर्य शास्त्री कोटि बनी, उससे भाव भावांतर कैसे होता है, इसकी ओर कालिदास इंगित कर रहे हैं। तो एक सौंदर्य शास्त्र बना रहे हैं जो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में एक महत्वपूर्ण विमर्श हो सकता है। कालिदास कर सकते हैं, दूसरे कवि ऐसा नहीं कर पाए। तुलसीदास जी ने बहुत आदरणीय है, उन्होंने शंकर की बारात का वर्णन किया। उसमें कोई भूत प्रेत पिशाच ऐसे बीभत्स हैं, वो चल रहे हैं और हिमालय के नगर में पहुंचते हैं तो लोग सब घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, डर डर करके भागते हैं। महिलाएं डर करके भागती हैं, चिल्लाने बिलखने लगती हैं। वो मैना तो हिमालय की पत्नी, वो तो बिलख बिलख करके रोती है कि नहीं करना हमको ऐसे दूल्हे से विवाह। क्या का क्या हो गया वहाँ पर। मध्यकाल ने हमारा ऐसा सौंदर्य बोध बिगाड़ा है कि शंकर को भी हमने बीभत्स बना दिया। जहाँ की सौंदर्य भावांतर वो कर रहे हैं वहाँ भी वो मार तमाम, उसमें सब कोहराम मच जाता है, बड़ी भगदड़ हो जाती है, समझाया जाता है किसी तरह से। ये भावांतर प्रक्रिया वहाँ घटित नहीं की तुलसीदास ने उस तरह से जैसे कि कालिदास ने की है। संस्कृत के कवि ये भावांतर की प्रक्रिया, रूपांतर की प्रक्रिया सौंदर्य सृष्टि करते हुए बनाते हैं। पसीना बदबूदार और गंदा हो सकता है। कोई बुखार से पीड़ित व्यक्ति है, कुछ दुर्गंध आने लगी है उसके शरीर से, वो पसीना आया है उसको, वह देखने में बीभत्स लग सकता है। वही पसीना परम रमणीय हो सकता है। यह तो कवि करके बताता है, हमारी दृष्टि नहीं है, हमको नहीं सूझ रहा है, हमारी दृष्टि को मूंद दिया है ये जो संकुचित जगत है, उसने जगत के संकोच ने, दैनंदिन मर्यादाओं ने, दैनंदिन व्यवहारों ने। कभी उसको तोड़ता है, वो देखता है कैसा सौंदर्य है। देखो कोई किसान खेत में हल चला रहा है, मिट्टी की सौंधी गंध, उसके साथ पसीना बह रहा है। देखने वाले की दृष्टि में तो पसीना बहुत सुंदर लगेगा, मुझे तो लगता है, कालिदास को लगता है। मालिने नहीं, पुष्पलावियां हैं जो फूल चुनने वाली मजदूर महिलाएं हैं, वो घाम में फूल तोड़ रही हैं, पसीना बह रहा है उनकी कनपट्टियों से। उसमें कालिदास ने कहा है सौंदर्य का चित्र है। गंडस्वेदाप नयन रुजा क्लांत कर्णोत्पलानाम छायादानात् क्षण परिचितः पुष्पलावी मुखाना। पुष्पलावियों के मुख हैं, वो जो कनपटियों से स्वेद बह रहा है, उसको जो कानों के कमल है वो थोड़ा सा पहुँचते चलते हैं, उससे कमल भी मुरझा गए हैं, तो थोड़ी देर उनके ऊपर छाया कर देना। एक सुंदर चित्र खींचा है, इसमें कोई कुरूपता नहीं है, पसीने में सौंदर्य है, श्रमिक के पसीने का सौंदर्य है। शूद्रक के वक्षस्थल पर पसीने की बूंदें झर रही हैं व्यायाम करने के बाद। बाणभट्ट ने वर्णन किया है कि निर्दय श्रम करने के पश्चात पसीने की बूंदें जो छलछला आई हैं उसके वक्षस्थल पर, उसे ऐसा लगा जैसे सफ़ेद मोतियों का हार टूट गया है गले में जो लटका था, और वो सफ़ेद मोती एक एक करके सरक रहे हैं नीचे। क्या सौंदर्य का चित्र उन्होंने पसीने की बूंदों के लिए खींचा है, ये बाणभट्ट करते हैं। ये कोई भी आधुनिक कविता भी कर सकती है। अभी मैंने एक महाकाव्य थोड़ा सा पढ़ा, पंडित राम कुबेर मालवीय बड़े पंडित हुए काशी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आचार्य थे। उन्होंने मालवीय चरित महाकाव्य लिखा। मालवीय जी का सुंदर वर्णन किया है, कैसे उनका अध्ययन हुआ। फिर वो पढ़ाने लग गए कॉलेज में या पाठशाला में जहाँ पढ़ाते थे। पढ़ाते समय बहुत परिश्रम पूर्वक पढ़ाते थे, बोलते बोलते पसीने की बूंदें छलछला आती थी उनके ललाट पर। उसके लिए कहा है राम कुबेर मालवीय ने, अत्यंत पाठन परिश्रम जायमान कीलाल बिंदु परिपांडुरगंड भागम
विद्या पयोधि परिमंथन लक्ष्यमाण शुक्लांबु बुद्बुदमिवाननमस्य रेजे। तो बहुत ही सुंदर उपमा यहाँ उन्होंने दे दी, इसलिए मुझे यहाँ पर इसको पढ़ना उचित लगा। बहुत परिश्रम पूर्वक विद्या के अध्ययन के साथ पढ़ाते थे, अभिनिवेश पूर्वक बोलते थे उसको उस प्रकार से पढ़ाते समय कि पसीने की बूंदें जो उनके कंडभाग या कनपटियों से रिसती थीं, तो ऐसा लगता था कि विद्या के महासागर को मथ करके जो स्वच्छ श्वेत अमृत की बूंदें उछली हैं वो उनके माथे पर आ गई हैं। यह उन्होंने उपमा दी है, वही पसीना। कोई सामान्य छात्र हो, मोटी बुद्धि वाले, कहें गुरुजी कैसे गंदे दिख रहे हैं, पसीना छलछला रहा है, लेकिन जो उत्पन्न छात्र हैं वो कहेंगे कि विद्या के महासागर में अवगाहन करके उसको मथ करके निकली हुई अमृत की बूंदें इनके मस्तक पर छलछला आई है, क्योंकि वह सच्चा सौंदर्य जो सारस्वत सौंदर्य है उसको समझता है। वे ही केश जो काले भौरों की कतार के समान थे, बुढ़ापे में सफ़ेद हो जाते हैं। लोगों को कितना बुरा लगता है, मुझे तो नहीं लगता। कई वृद्धजनों के माथे पर सफ़ेद केश इतने सुंदर लगते हैं कि मुझे लगता है कि जब इनके काले केश थे तब ये इतने सुंदर कभी नहीं लगे, और श्वेत केश उनके माथे पर हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। ये जो नकली छद्म हमने ओढ़ रखा है कि रंगते हैं उनको, और बुढ़ापे में युवा होने का वो आभास देते हैं, वो तो बड़ा बीभत्स लगता है। जो लोग उसके ऊपर तरह तरह के रंग लगा करके और अपने आप को जवान दिखाने की कोशिश करते हैं, वो कितने बीभत्स मुझे नज़र आते हैं। दृष्टि का भेद है, मेरी दृष्टि में तो बीभत्स ही वे हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति जो सुंदर बना रही है उसके सौंदर्य को समझना चाहिए। थोड़े से विन्यास से श्वेत केश कितने सुंदर दिखाई पड़ते हैं, विन्यास तो उसमें भी होगा जो कालिदास कहते हैं, तो भावांतर फिर कैसे होगा। अभिनव गुप्त का बहुत सुंदर पद्य है, मार्मिक पद्य है, ये मेरे सबसे पसंद के श्लोकों में है, इसलिए इसको कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। निष्कर्ष पर पहुँचते हुए, वसंत मत्तालि परम्परोपमा कचास्तवासन किल राग वृद्धये श्मशान भूभाग पराग भासुरा कथम तवैते नमनाग विरक्तये। अभिनव गुप्त की कविता ये है। वसंत मत्तालि परम्परोपमा, वसंत के मतवाले गुंजार करते भौरों की कतार के जैसे, कचाह तव आसन, तुम्हारे घुंघराले केश काले काले थे, वसंत ऋतु में मंडराते भौरों की कतार की तरह ये जो घुंघराले केश हैं उनके लिए उपमा दी गई है। उनको देख करके बड़ा राग उपजता था युवतियों में, युवतियां राग से युक्त होती थी। वे ही केश अब तुम्हारे किसी व्यक्ति को जब बूढ़ा हो गया है कई साल बाद, उसको संबोधित करते हुए कहते हैं, वे ही केश अब श्मशान भूभाग पराग भासुरा। ये तो अद्भुत उपमा दी है अभिनव गुप्त ने, और कहीं ऐसी उपमा नहीं दी गई होगी। श्मशान की धरती पर बिखरी हुई राख की तरह सफेद और भास्वर वे हो गए। वे ही केश राख की तरह सफेद हो गए। ऐसा कहकर के नहीं रुकना था अभिनव गुप्त को। श्मशान की जो राख है, चिताभस्म जो है, वो चिताभस्म तो बहुत ही चमकती हुई सफेद होगी, इसलिए भासुर कहा है। श्मशान के चिताओं की जो राख है उसकी तरह सफेद हो गए तुम्हारे केश। क्या रचना की है। फिर कहते हैं कि अभी भी तुमको विराग क्यों नहीं होता। शांत रस और शांत रस का सौंदर्य यहाँ आता है, श्रृंगार का सौंदर्य वो थोड़ा फीका पड़ जाता है उसके सामने, क्योंकि यहाँ चमकते हुए भासुर केश हैं जो कि चिताभस्म की तरह भासुर हैं। ये तो शंकर लगाते हैं श्मशान की भस्म, चिताभस्म तो शंकर लगाते हैं, उसकी ओर इंगित करते हैं, उसकी तरह तुम हो जाओ, ऐसा कह रहे हैं। बहुत सारे सजेशंस या ध्वनियाँ उसमें हैं। अब तुम्हें विराग होना चाहिए था। वो श्वेत केशों को लेकर के जो दुखी हो रहा है, केशव केसन अस्करी जस अरिहु न कराई, ऐसा माथा पकड़ करके अफसोस कर रहा है, क्योंकि उसको वो सब जो केश को रंगने वाले हेयर डायर्स हैं वो नहीं मिले केशव दास को।
अभिनवगुप्त कहते हैं कि यह तो श्मशान की चिता के भस्म की तरह भास्वर भासुर तुम्हारे केश अब हो गए, सौंदर्य उनमें देखते हैं। यह अभिनवगुप्त बताते हैं, यह कालिदास बताते हैं। वही वस्तु कैसे भावांतर को प्राप्त होती है, यह कवि की दृष्टि से दृष्टि हमारी बदल जाती है। तब दोष जो है वह गुण होकर के दोषाभास एक बड़ा अलंकार हो जाता है। तब उसका लक्षण यदि हम करें तो अमंदानंद सांद्र सौंदर्यानुभव निष्पादकत्वे सति दोषाभासस्य गुणाधानत्वम दोषाभासो नाम अलंकार, ऐसा उसका लक्षण कर सकते हैं। इसका परिष्कार कर सकते हैं, इस पर और विचार होना चाहिए। पर बहुत विचार हो सकता है कि कैसे दोषाभास एक सौंदर्य शास्त्रीय विमर्श की कोटि है, उससे भारतीय सौंदर्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण विमर्श बनता है। अमंदानंद सांद्र सौंदर्य के अनुभव को निष्पादित करते हुए दोषाभास जहाँ गुणाधायक होता है वहाँ दोषाभास नामक अलंकार मानना चाहिए। इन शब्दों के साथ आज का यह वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।